देखिए, मेरे नज़रिए में ना दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। मार्केटिंग का ज़रूर गोल, एम जो है वो इन्फ्लुएंस करना हो सकता है। पर अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो पॉलिटिक्स मेरे लिए इन्फ्लुएंस करना नहीं है। हुँ। पॉलिटिक्स एक माध्यम है, राजनीति एक माध्यम है, एक मीडियम है किसी चेंज के लिए। आपने लिट चॉक भी स्टार्ट किया राइट? तो आपने इसे कब और कैसे स्टार्ट किया था? और मतलब ऐसा आपने कुछ गैप देखा हो इंदौर में कि हाँ, मुझे ये वाला गैप फिल करना है अपना कम्युनिटी स्टार्ट करके, तो आपने क्या एग्ज़ैक्टली सोचा था व्हेन यू स्टार्टेड इट? जो एक इंदौर की छवि बीच में खराब हुई कि इंदौर में सिर्फ नशा है, इंदौर में सिर्फ क्लबिंग है, इंदौर में सिर्फ ड्रग्स है, वैसा ना हो। जो इंदौर के आसपास या देश भर से कुछ ऐसे बडिंग आर्टिस्ट जिनको शायद मंच नहीं मिल पाता या जिनको शायद मंच मिलता है तो उनको एक स्टेज फियर रहता है, जिनको शायद प्रैक्टिस की कमी होती है, तो परफॉर्मेंस चौक हमारा एक लिट चौक में ये के साथ स्टेज होता है जिसमें परफॉर्मर्स जो है वो आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जहाँ कोई प्राइजिंग नहीं होती है, जहाँ कोई पोजिशनिंग नहीं होती है। जितना है आपके पास, तो डू यू थिंक यू आर सैटिस्फाइड विद दैट? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आपको एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल यूथ को पॉलिटिक्स से जोड़ पाऊँ, क्योंकि हम कई बार सिस्टम से परेशान होते हैं, हम कई बार सिस्टम की बुराई करते हैं, सिस्टम से जूझ रहे होते हैं, पर हम कभी वो स्टेप नहीं लेना चाहते कि हम सिस्टम के अंदर जाकर के सिस्टम को बदलें। कई बार होता है कि हम लोग एक ऐसी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी से मिलते हैं वेयर वी थिंक दैट even if they are doing nothing about it, like we're just sitting and कुछ ना कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है, राइट? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बड़े भाई के साथ बैठे हैं तो आपको पता है कि वो आदमी जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के तो जाएगा। उसी तरीके से वी डू हैव वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी इन दिस रूम. वी हैव द डायरेक्टर ऑफ लिट चॉक, मिस्टर प्रखर दवे. आई welcome Mr. Prakhar Dave to this podcast. Thank you so much. Thank you, Mr. Dave, for giving out your time to us. And thank you so much for this beautiful introduction. और I hope that we meet your expectations of actually the podcast today. I hope I will meet your expectations for your questions. You generally will. All right. So I would like you guys to know that Lit Chalk is mainly an organization, a non-profit organization, which was started by Mr. Dave. So, Mr. Dave, would you like to add something on that? Sure. तो इसको हिंदी में भी रख सकता हूँ मैं, मुझे लगता है कि ऑडियंस को हिंदी समझ आएगी। तो बेसिकली लिट चॉक देश का पहला सोशो कल्चरल फेस्टिवल है। अच्छा। और ये पहला सोशो कल्चरल फेस्टिवल ऐसा है कि देखने में आ रहा था कि कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर सेगमेंट के होते हैं। हमने म्यूज़िक फेस्टिवल्स देखे, हमने मीडिया कॉन्क्लेव्स देखे, हमने स्पोर्ट टूर्नामेंट, स्पोर्ट कॉन्क्लेव देखे, तो जर्नलिज्म फेस्टिवल्स देखे, तो पर्टिकुलर फिल्म फेस्टिवल्स देखते हैं, तो पर्टिकुलर सेगमेंट के जो है हम लोगों ने फेस्टिवल्स या इवेंट्स देखे। ऐसा कोई एक इवेंट, ऐसा कोई एक त्यौहार जैसा या ऐसा कोई एक स्टेज नहीं था जहाँ पर अलग अलग फील्ड की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ आती हों। अच्छा। और अपनी बात शेयर करती हों। और चूँकि मैं इंदौर से हूँ, मेरी पैदाइश इंदौर की है, मेरा पूरा एजुकेशन इंदौर का है, फ़िलहाल मेरी कर्म मूवी भी इंदौर है, तो ऐसा देखने में आ रहा था कि इंदौर सिर्फ पोहा जलेबी और सफाई में नंबर 1 के नाम से ही जाना जा रहा था। तो एज एन इंदौरी थोड़ा सा वो बुरा भी लगता था। जब हम बाहर जाते थे तो खुशी भी होती थी, कोई बोलता था कि अरे वो तो सबसे साफ शहर है, कोई बोलता था कि अरे वहाँ खाना पीना बहुत अच्छा मिलता है, पर कभी कभी लगता था कि नहीं, इंदौर इतना अच्छा मेडिकल हब है, इतना बड़ा एजुकेशनल हब है, इंदौर में इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंदौर सिर्फ खाना पीना और सफाई ही नहीं है। इंदौर में एक अच्छा इंटेलेक्चुअल क्लास रहता है जो पढ़ता लिखता सुनता नई चीज़ें सीखना चाहता है। तो एक ऐसा थॉट मेरे तो नहीं, मेरे जो बड़े भाई हैं निखिल दवे जी और जो मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरी भाभी हैं धरा पांडे जी, उन दोनों के मन में आया कि एक ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शहर को मिलना चाहिए जिससे शहर की पहचान एक अलग तरीके से भी देखी जाए कि एक इंदौर इंटेलेक्चुअल शहर है। तो ऐसे लिट चॉक की शुरुआत 2020 में हुई। अच्छा। पर पहला इसका सीज़न 2020 में हो रहा था, कोविड के कारण जो है वो पोस्टपोन होकर के 2021 में हुआ, और 2021 से हर साल हम जो है वो लिट चॉक फेस्टिवल इंदौर में करते आ रहे हैं, और इस बार वो 5th सीज़न है। नाइस। तो आप एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, एक यूथ लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, राइट? तो इन सभी में
एक कौन सा ऐसा आपका पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रामा है? कौन सा आपका पोजीशन है जिसमें सबसे ड्रामा है? अगर ऐसे मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो ऑब्वियसली कि जो मार्केटिंग वाला काम होता है, जो पब्लिक रिलेशन वाला काम होता है, वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हम देखेंगे या शायद एजेंसी ओनर्स मुझे रिलेट कर पाएँ, पर जो उनके क्लाइंट्स होते हैं वो रोज़ एक नई एक्सपेक्टेशन के साथ में जो है वो उठते हैं और रोज़ एक नई एक्सपेक्टेशन के साथ में सोते हैं। तो ड्रामा की मैं बात करूं तो वो जो है पीआर एजेंसीज, ब्रांडिंग का जो काम होता है, उसके साथ में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्यों हमको रोज़ कुछ नया डिलीवर करके देना है। और बाकी अगर मैं पॉलिटिकल लाइफ की बात करूं, मैं बाकी दूसरे प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो उसमें हमारे पास में एक पर्पस होता है, उसमें हमारे पास में एक लॉन्ग टर्म का एक विजन होता है और रोज़ हम उसी विजन के लिए काम कर रहे होते हैं। तो कंपैरेटिवली एज एन एजेंसी ओनर पॉलिटिकल लाइफ में ड्रामा कम है। ओके। पर ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल लाइफ में भी ड्रामा तो होता ही है, मैं वही सोच रही थी क्योंकि हजार आंखें होती हैं, हजार कान होते हैं जो आपको नहीं पता होता, पर वो आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। आप कब कहाँ किस तरीके से बोल दें और वो कब कहाँ किस तरीके से पेश कर दिया जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है जी। तो मेरी लाइफ में पर्सनली ड्रामा दिन भर होता है। मेरी लाइफ में वो चैलेंज दिन भर होता है। मार्केटिंग और पॉलिटिक्स दोनों का इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही मीन्स होता है, राइट? कि पॉलिटिक्स से भी इन्फ्लुएंस करते हैं एंड इवन मार्केटिंग से लोगों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि टफ क्या है ज़्यादा? देखिए, मेरे नज़रिए में ना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हाँ, मार्केटिंग का ज़रूर गोल, एम जो है वो इन्फ्लुएंस करना हो सकता है, पर अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो पॉलिटिक्स मेरे लिए इन्फ्लुएंस करना नहीं है। पॉलिटिक्स एक माध्यम है, राजनीति एक माध्यम है, एक मीडियम है किसी चेंज के लिए। अगर मैं किसी सिस्टम में, अपने देश में, अपने शहर में कोई बदलाव देखना चाहता हूँ, कुछ चेंज देखना चाहता हूँ, या कोई मैं डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हो, तो पॉलिटिक्स शायद वो मीडियम हो सकता है, वो माध्यम हो सकता है कि आप उसके थ्रू सिस्टम में आकर के उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें। तो इसलिए इन दोनों में सिमिलरिटी मेरे लिए तो नहीं है पर्सनली। और हाँ, मतलब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करना तो है, और वो भी मार्केटिंग में भी इन्फ्लुएंस करना एक चैलेंज तो होता ही है, पर पॉलिटिक्स में लोगों को कन्विंस करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अच्छा। तो हाँ, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। सो जब आपने स्टार्ट किया था तो डिड यू एवर थिंक कि आप मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ काम करेंगे, या फिर ये बहुत ही आपके लिए भी सरप्राइजिंग एलिमेंट था एक? नहीं, ये मेरे लिए नो डाउट सरप्राइजिंग मोमेंट था, एलिमेंट था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, वो चाहे पॉलिटिक्स हो, वो चाहे लिट चौक का काम हो, वो चाहे मेरी मार्केटिंग एजेंसी हो, और वो चाहे मेरा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ काम करना हो, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पहुँचने का मौका मिलेगा या मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरा हमेशा कोई भी काम के साथ में सिर्फ एक ही गोल होता है कि उस काम को पूरी शिद्दत से करना है। वो काम को जिस मुकाम पे हमको पहुँचाना है, वो काम अच्छे से करना है, जितना बेहतर तरीके से वो हो पाए, जितना मैं उसमें बेस्ट दे पाऊँ, और उस काम को करते करते मैं क्या नया सीख पाऊँ, ये मेरा हमेशा उद्देश्य होता है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ काम करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के माय भारत सेक्शन की एडवाइजरी काउंसिल में आऊँगा, जिसमें देश भर से सिर्फ 15 लोग होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से रशिया जाऊँगा एज एन डेलीगेट, जिसमें सिर्फ 14 लोग गए। तो मैंने सिर्फ काम किया, और उस शायद काम के आधार पे मुझे इतना सब मिला। नहीं, इट्स ट्रूली वेरी इंस्पायरिंग कि आपने कुछ भी बिना सोचे समझे उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी कि आपके पास अब वो ऑलरेडी है। मतलब हाँ, अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे काम करना है, बट लेकिन अभी जितना है आपके पास, तो डू यू थिंक यू आर सैटिस्फाइड विद दैट? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वेरी ठीक है। फ्रॉम स्पीकिंग अमेजिंग हिंदी, आपने लिट चौक भी स्टार्ट किया है, राइट? जी। तो आपने इसे कब और कैसे स्टार्ट किया था, और मतलब ऐसा आपने कुछ गैप देखा हो इंदौर में कि हाँ मुझे ये वाला गैप फिल करना है अपना कम्युनिटी स्टार्ट करके, तो आपने क्या एग्जैक्टली सोचा था व्हेन यू स्टार्टेड इट? हाँ, तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली इंदौर को हम जब बाहर जाते हैं तो ऐसा सुनने में आता है, हम जब बताते हैं कि हम इंदौर से हैं
तो हर शहर की कोई पहचान होती है। हाँ जी। तो जब हम बोलते हैं हम इंदौर से हैं तो बोलते हैं अरे वाह सफाई में नंबर 1 है। हम बोलते हैं जी। और वहाँ खाना पीना बहुत अच्छा है जी। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ की और तारीफ हो। सब हर कोई एक्सपेक्ट करेगा उसके होम टाउन की, उसके शहर की, उसके प्रदेश की, उसके देश की तारीफ हो। तो वैसे ही हर इंदौरी एक्सपेक्ट करता है कि इंदौर की और तारीफ हो। हम पोहा जलेबी और सफाई के आगे भी हैं। हम बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, हम बहुत बड़ा मेडिकल हब है। अगर आप इंदौर की बात करें तो इंदौर डिवीज़न में करीब 8-9 ज़िले होते हैं जी। उन पूरे 8-9 ज़िले का जितना मेडिकल लोड होता है वो इंदौर पर आता है। वो शायद कोविड में हम लोगों ने फील किया हो। एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ इंदौर डिवीज़न नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और आसपास छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग पढ़ने मध्य प्रदेश आते हाँ हैं। जी। तो इंदौर सिर्फ पोहा जलेबी और साफ़ सफाई नहीं है। तो एक ऐसा गैप फील हुआ। थोड़ा बुरा लगता था जब कोई बोलता था कि वहाँ सिर्फ खाना अच्छा मिलता है, या कोई बोलता था कि वहाँ सिर्फ सफाई अच्छी है। इंदौर बहुत अच्छा शहर है, इंदौर सुंदर शहर है, इंदौर सुंदर लोगों का शहर है। इंदौर में अच्छे लोग हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, नए लोगों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ जी। और अगर हम इंदौर की बात करें तो हम इंदौर में देखेंगे कि इंदौर में हर कम्युनिटी अच्छे से फली फूली है। तो ऐसा हमको फील हुआ। बेसिकली ये लट चौक की जब शुरुआत हुई तो मेरे भैया, बड़े भैया जो हैं निखिल दवे जी, और मेरी जो भाभी हैं धरा पांडे जी, उनके मन में ये थॉट आया। मैं तो जब आज से 5 साल और छोटा था तो शायद उतना ज़्यादा एक्सपोजर मेरे पास नहीं था। तो उनके मन में थॉट आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी कोई एंटिटी बननी चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बननी चाहिए जिसको देश भर में एक पहचान मिले। और जो एक इंदौर की छवि बीच में ख़राब हुई कि इंदौर में सिर्फ नशा है, इंदौर में सिर्फ क्लबिंग है, इंदौर में सिर्फ ड्रग्स है, वैसा ना हो। इंदौर में अच्छे लोग हैं, उस चीज़ को भी मार्केटिंग होनी चाहिए। तो ये करने के कोशिश से, ये करने के गोल से लिट चौक की शुरुआत हुई और 2021 में हमने इसका एक पहला सीज़न सक्सेसफुली लॉन्च करके और उसको अब कंटिन्यू किया। अच्छा, तो इस बार लिट चौक में जो अभी होने वाला है, तो आप मुझे बताइए, आप ये तो नहीं बताएंगे कि कौन आ रहा है? फिर क्या नया देखने को मिलेगा अभी जी। पूछना चाह रहे हैं। तो हाँ, लिट चौक में कुछ ना कुछ तो नया हर साल हमको देखने को मिलता है। जी। तो डेफिनेटली इस साल भी हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। गेस्ट तो मैं बिल्कुल ठीक बोला आपने कि मैं नहीं बताऊंगा, जब वो ठीक समय आएगा उसको मैं रिवील करूंगा। पर हाँ, हमारे कुछ पार्टनर्स होते हैं, जैसे ललन टॉप है। ललन टॉप हमारा डिजिटल मीडिया पार्टनर होता है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि लिट चौक ललन टॉप का है या ललन टॉप लिट चौक का है। तो उनको भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लिट चौक अपने आप में एक अलग कंपनी है, एंटिटी है, और ललन टॉप हमारा डिजिटल मीडिया पार्टनर होता है फ्रॉम सीज़न 1। इसके साथ में माई एफएम है। माई एफएम हमारा रेडियो पार्टनर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का ही इनिशिएटिव है माई भारत, मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। वो हमारे साथ में एनकरेजिंग पार्टनर के तौर पे जुड़ा है। और प्राउड मोमेंट ये है कि मध्य प्रदेश से इकलौती ऐसी संस्था लिट चौक है जो माई भारत के साथ में ऑफिशियली ऑन बोर्डेड है। अच्छा। तो ये लिट चौक ने शायद 3-4 साल में इतनी मेहनत करके कमाया है। और इसके साथ में कुछ स्पॉन्सर्स होंगे, कुछ अच्छे गेस्ट होंगे जिनके टॉक सेशंस होंगे, सुनने को मिलेगा जी। कुछ परफॉर्मेंसेज होंगे, और कुछ परफॉर्मेंसेज मतलब करीब 350 लाइव परफॉर्मेंसेज होंगे। एक दिन में करीब 120 के आसपास लाइव परफॉर्मेंसेज होंगे। अच्छा। जो इंदौर के आसपास या देश भर से कुछ ऐसे बडिंग आर्टिस्ट जिनको शायद मंच नहीं मिल पाता, या जिनको शायद मंच मिलता है तो उनको एक स्टेज फियर रहता है, जिनको शायद प्रैक्टिस की कमी होती है। तो परफॉर्मेंस चौक हमारा एक लिट चौक में एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें परफॉर्मर्स जो है वो आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जहाँ कोई प्राइजिंग नहीं होती है, जहाँ कोई पोजिशनिंग नहीं होती है, मतलब वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की चिंता नहीं है, वहाँ प्राइज़ लेने की चिंता नहीं है। वहाँ सिर्फ हम अपना स्किल पॉलिश करने जा सकते हैं, वहाँ हम अपना स्टेज फियर दूर करने जा सकते हैं। ओके। तो ये देखने को मिलेगा। इसके साथ में कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह है कि लिट चौक पूरी तरीके से वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और करीब पिछले 1.5-2 महीने से जो है वो एक पूरा वॉलंटियर का फोर्स जो है वो लिट चौक को खड़ा करने में लगा है। और पिछले 4-5 सालों में वॉलंटियर्स ही लिट चौक को करते हैं। मतलब मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ कि अगर कोई हमसे पूछता है कि लिट चौक क्या है, तो हम उस टीम की तरफ हाथ दिखा के बोलते हैं कि ये लिट चौक है। लिट चौक कोई प्रखर दवे नहीं है, लिट चौक कोई निखिल दवे नहीं है, लिट चौक कोई धरा पांडे नहीं है। लिट चौक वो पूरी टीम है जो दिन रात एक करके, जो अपने एग्ज़ाम्स में से समय निकाल करके, जो अपने ऑफिस टाइम्स के बाद में भी, थकने के बाद में भी जो है वो कुछ
घंटे, भले वो 2 घंटे हो 3 घंटे हमको दे करके, वो शहर के लोग जो इस इंदौर के त्यौहार को अपना त्यौहार मान करके हमारे साथ आते हैं, वो लोग लिट चौक को लिट चौक बनाते हैं। दैट्स मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर यू, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी अगर ऑफिस के बाद, कॉलेजेस के बाद वापस आके, तो एक कोई ऐसी चीज़ होगी उसमें जो उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं यार ये तो करना ही है। एक अच्छी बात ये है कि सीज़न 3 में हमारे पास में इंटरनेशनल वॉलंटियर भी रहे। इंटरनेशनल रशिया, यस, मॉस्को से हमारे पास में जो है वो स्पेशली ओक्साना नाम है उन वॉलंटियर का। ओक्साना 3 महीने की वॉलंटियरिंग के लिए स्पेशली मॉस्को से इंदौर रही। Okay. और 3 महीने उन्होंने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वीडियो एडिटर इंदौर में लिट चौक को दिए। और वो किसी और पर्पस से नहीं आई थी, क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई किसी और पर्पस से आता है, उसके पास में वो फ्री टाइम होता है तो वो उस काम में लग जाता है। पर ओक्साना ने स्पेशली लिट चौक को एनरोल अप्लाई इसलिए किया था कि उनको लिट चौक में आना था, इंदौर आना था। तो ये भी हमारे लिए प्राउड की बात है कि लिट चौक को देश भर से नहीं, विदेशों से भी प्रेम मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम बच्चों को बाहर भेजने में मदद करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उनमें, कौन से गुण होने चाहिए कि जो उनको बाहर जाने में एक बड़ी मदद करे? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गुण माने या सबसे बड़ी चीज़ जो किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे बाहर जाना हो या कोई काम करना हो, करने में मदद करेगी, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जी। हम अक्सर देखते हैं कि हम चूँकि घर पे रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, हमको रोज़ घर पहुंचने पर बना हुआ खाना मिल जाता है, हमको रोज़ उठने पर बनी हुई चाय मिल जाती है। तो हम उतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि फिर हम जब बाहर जाते हैं या हम कोई काम करने निकलते हैं, हम पढ़ने निकलते हैं, तो हम परेशान होते हैं, फिर हमको घर की याद आने लगती है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ कि हमको कंफर्ट जोन से निकलना सीखना पड़ेगा। हमको थपेड़े खाने की आदत डालनी पड़ेगी, हमको ठोकर खाने की, हमको रिजेक्शन लेने की आदत डालनी पड़ेगी। जो मैं पर्सनली देखता हूँ, जब मैं अपने वॉलंटियर्स के साथ बात करता हूँ, अपनी जनरेशन और आने वाली जो जनरेशन है उन लोगों के साथ जब हम बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन लोगों में रिजेक्शन टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है। उनको जैसे ही कुछ रिजेक्शन मिलता है तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमको बाहर पढ़ने जाना है तो इसका मतलब हमको किसी दूसरे शहर नहीं, दूसरे देश पढ़ने जाना है। जी। तो हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, हमको एडजस्ट होना पड़ेगा, हमको वहाँ के लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ के लोगों का किस तरीके से सोचने का थॉट प्रोसेस कैसा है किसी भी चीज़ को सोचने का, वहाँ के लोगों को हमको देखना पड़ेगा कि उनका डिसीजन मेकिंग किस तरीके का है। जी। और जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से निकल करके इन सब चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप को फिजिकली मेंटली तैयार नहीं करेंगे, जब तक मुझे लगता है कि हम अब्रॉड तो क्या, हम दूसरे शहर भी नहीं जा पाएंगे। जी। तो जो भी लोग अपने आप को बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलने के लिए प्रयास करें। और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एज एन प्राउड इंडियन हम पढ़ें, हम जाएं, हम इनफ एक्सपोजर लें, हम इतना एक्सपोजर लें कि हम वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं वो हम आ करके अपने देश में शुरू करें, पर हम वापस आएँ, क्योंकि घर घर होता है। बिल्कुल। आजकल की भागदौड़ में ऐसी कई सारी हर्डल्स हैं जो हम लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं, राइट? आपके भी काम में काफ़ी हर्डल्स आते होंगे, साथ ही साथ मेरे भी काम में बहुत हर्डल्स आते हैं। तो एक होता है ना कि ये एक मेरा मेंटल प्रेशर कम करेगा, तो वो ऐसी एक क्या चीज़ है आपके लिए कि आप वो करते हैं कि मैं बहुत ड्रेन हो गया हूँ, अब मुझे ये चाहिए? वॉक करते हैं। यू वॉक? आई वॉक, जस्ट दैट्स ओके। नथिंग, नो जिम, मैं कोई जिम नहीं जाता हूँ, मैं कोई साइकिलिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई रनिंग भी नहीं करता हूँ, मैं बस वॉक करता हूँ। तो और मतलब शायद वो आदत पता नहीं अच्छी हो या बुरी हो, ये आप बताइएगा, पर मैं कोई कॉल भी आता है तो मैं मेरी प्रायोरिटी होती है कि वो कॉल को मैं वॉक करते करते लूँ। मतलब अगर कॉल आया है तो मैं वॉक करने लग जाऊँगा बात करते करते। ओके। और मेरा मतलब नियम बन गया है, उसका टाइम फिक्स नहीं है, वो मुझे फिक्स करना है, पर मैं जब भी घर पहुंचता हूं, खाना वाना हो जाता है, खाना खा लेता हूं, खाना खाने के आधे पौन घंटे बाद में कम से कम 1 घंटा वॉक करता हूं। अच्छा। और वो वॉक भी मैं कोई बिना गाना सुने करता हूं। हाँ, मैं वही पूछने वाली। नहीं, मैं बिना गाना सुने वॉक करता हूं। और
अकेले वॉक करता हूँ, मैं किसी के साथ वॉक नहीं करता हूँ। और उसमें तीनों चीज़ें होती है। एक तो आप फिजिकली फिट रहते हैं, आपका स्ट्रेस लो होता है, आपका चूंकि ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है तो आपको स्ट्रेस कम होता है। दूसरा कि जिस भी चीज़ से आप परेशान होते हैं ना, आप वॉक करते करते शायद वो रास्ता खोज लेते हैं कि उससे मुझे कैसे निकलना है। तो मैं तो सिर्फ वॉक करता हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा वॉक है। डेफिनेटली ट्राई दैट नाउ। तो अब थोड़ा सा हम सीरियस मूड को हल्का करते हैं। अब हम आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे। इसमें रूल ये है कि आपको हार्डली 5 सेकंड्स में उसका आंसर करना है, आपको सोचने का समय नहीं है। ठीक है। ठीक तो है, फिर मैं पास भी बोल सकता हूँ ना? ठीक है, फिर मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ड जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करे। अगर मैं करंट पॉलिटिक्स की बात करूँ तो डेवलपमेंट। ठीक है। मॉर्निंग मीटिंग्स और मिडनाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग। मिडनाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके। इंस्टाग्राम रील और प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियल लाइफ। रियल लाइफ। ठीक है। वन थिंग जो पॉलिटिक्स ने आपको सिखाई बट मार्केटिंग नेवर कुड। हाउ टू कन्विंस पीपल पर्सनली। ओके। वन मिथ अबाउट पॉलिटिशियन यूड लव टू ब्रेक। नॉट एवरीवन इज करप्ट। वन थिंग जो अब्रॉड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इंडिया के बारे में कभी नहीं भूलते। अपना घर। अगर आप कोई एक वर्ल्ड फिगर को लिट चौक में बुला पाए तो हु वुड इट बी? वो जब मौका मिलेगा तभी बता पाऊंगा। हिडन टैलेंट नो वन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। टाइम आउट हो रहा है। ये तो मुझे भी नहीं पता। कि मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ। ओके। अ कोड जो आप काफी ज्यादा यूज करते हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे लगा था। अगर आपको एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जो उस दिन का चैलेंज होगा। ठीक है। सो आपने रैपिड फायर सरवाइव कर लिया है। अब जो कुछ लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं हमारे, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी जो कंपनी है मेकाकू और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है लिट चौक, इन दोनों में ही आपने अलग अलग टीम्स के साथ काम किया है। प्लस अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो अब वहाँ पे भी एक टीम के साथ काम करते हैं। तो इन सभी टीम्स के साथ काम करने के बाद आपका क्या टेक है? मतलब आप किस तरीके से उन्हें जोड़ के रखते हैं? बिकॉज एज यू नो, आज की जनरेशन को इट्स नॉट वेरी इजी कि आप उन्हें एंटरटेन्ड रखें, जुड़ा हुआ रखें। तो हाउ डू यू मैनेजिंग अ टीम? मुझे लगता है कि ना कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। ओके। अगर हम रेगुलर कम्युनिकेट करते रहेंगे जी। तो हम शायद मुश्किलों का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे टीममेट हैं, हमारे जूनियर हैं, सीनियर हैं, हमारे कलीग्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, टीम है जी। उस टीम के साथ अगर कोई चैलेंज आ रहा होगा तो शायद हम उस चैलेंज को पार निकलने में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ देखने में आती है कि एक कम्युनिकेशन गैप के कारण कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी ब्लंडर क्रिएट कर देती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम रेगुलर कम्युनिकेट करते रहेंगे, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना करके रखेंगे कि अगर कंपटीशन भी है तो वो हेल्दी कंपटीशन हो और वो कभी ईगो पे ना आए, और ऑफिस का कंपटीशन ऑफिस तक रहे, वो पर्सनल लाइफ तक ना आए। तो ये बना रहेगा तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा होता रहेगा। ठीक है। लास्टली, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मिस्टर प्रखर दवे? कोई ऐसा मिशन या कोई विजन जो आप चेज कर रहे हैं जो कमिंग ईयर्स में आए आपका? मिशन या विजन तो नहीं बोलूँगा, पर मेरी एक अंदर से इनर कॉलिंग है। मैं चाहता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल यूथ को पॉलिटिक्स से जोड़ पाऊँ, क्योंकि हम कई बार सिस्टम से परेशान होते हैं, हम कई बार सिस्टम की बुराई करते हैं, सिस्टम से जूझ रहे होते हैं, पर हम कभी वो स्टेप नहीं लेना चाहते कि हम सिस्टम के अंदर जा कर के सिस्टम को बदलें। और जो एक टैबू जैसा देखा जाता है कि पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, ऐसा नहीं है। मतलब शायद आप मुझे देख करके इतना समझ पाए हो कि अच्छे लोग भी राजनीति में हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल यूथ, प्रोफेशनल यंग माइंड्स, क्योंकि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। एग्जैक्टली। इंडिया में जो अधिकतर आबादी है वो युवाओं की है, वो यूथ की है। तो क्यों ना वो ही तय करें कि हमारा देश कैसा हो।
बिल्कुल। तो प्रोफेशनल्स राजनीति में आए, एक मेरा ये मिशन है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि लिटचॉक, पर्सनली मैं जो चाहता हूँ कि लिटचॉक इतना ग्रो कर जाए कि हम रहें या ना रहें, जी। ऑर्गेनाइजर्स या हम लोग रहें या ना रहें, लिटचॉक वैसे ही होता रहे। ये शहर का त्यौहार, इंदौर का त्यौहार हमने इसको नाम दिया है, तो वो इंदौर के त्यौहार जैसा फिर हर इंदौर वासी उसको करे, सेलिब्रेट करे, ऑर्गेनाइज करे, एग्जीक्यूट करे। जी। ये दो चीज़ें मेरी दिली तमन्ना है। ठीक है। हाउ विल यू डिस्क्राइब योर टीम इन 3 वर्ड्स लिटचॉक के? बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वेरी स्मार्ट आंसर। थैंक यू। नहीं, बट दे रियली आर। मतलब मैं ये ऑफ द कैमरा भी बोल सकता हूँ, ऑन द कैमरा भी बोल सकता हूँ, और कितने भी लोगों के सामने बोल सकता हूँ कि दे आर द बैकबोन। हम 1 या 2 या 3 लोग मिल करके शायद ये जो हम इवेंट कर रहे हैं इसका 10% भी ना कर पाए। जी। ये वो टीम है जो दिन रात लग करके, ये वो टीम है जो घर पे झूठ बोल बोल करके, ये वो टीम है जो एग्ज़ाम्स में से टाइम निकाल करके, यही वो टीम है जो शायद हमारी परेशानियां खुद लेकर के और सुलझा लेती है। तो इसलिए बैकबोन ऑफ लिटचॉक। All right, so this brings us to the end of the podcast. Thank you so much, Mr. Prakhar, for enlightening us with such beautiful words. And हाँ, बिल्कुल आपके तरफ से मुझे हिंदी बोलना काफ़ी आ गई है। तो अब to all of you, to everybody who's listening, I'd like to add that even if you try to go abroad or even if you stay back in India, the main goal is to grow and to give back to your country. All right, until next time, this is Vanshika Sharma from Admivo signing off. Thank you.